फाइंड करेंगे कि जो साउंड वेव है उसका स्पीड कितना होता है किसी मीडियम में, है ना। तो अभी कुछ देर पहले हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया था प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकालने के लिए, है ना। तो फिर से हम लोग वैसा ही एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, है ना। इस एलिमेंट का जो लेफ्ट वाला एंड है वो है x इज इक्वल टू x पर, और जो राइट एंड है ये है x प्लस डेल्टा x पर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इस एंड पर प्रेशर जो है वो मान लेते हैं कि प्रेशर है यहाँ पर इस एंड पर P, तो दूसरे एंड पर जो प्रेशर होगा वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, P प्लस डेल्टा P, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा x, है ना। तो डेल्टा x लेंथ का हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और लेट इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव is P is equal to P naught cos omega t minus kx and equation of displacement wave is S is equal to S naught sin ओमेगा t माइनस kx, है ना। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन में लेंगे तो प्रेशर का कॉस में होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इस एलिमेंट में देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो प्रेशर है वो है P। अगर इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इधर से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और ये जो फोर्स है वो इस एलिमेंट पर राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह से जो राइट साइड में जो प्रेशर है वो है P प्लस डेल्टा P, तो इस साइड से जो फोर्स लगेगा इस एलिमेंट पर वो हो जाएगा P प्लस डेल्टा P प्रेशर इनटू एरिया, और ये जो फोर्स है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इस एलिमेंट पर देखें तो नेट फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये कहा जा सकता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑन एलिमेंट, है ना। ये जो एलिमेंट है वो एक्चुअली में SHM कर रहा होगा, तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो होना चाहिए डेल्टा P इंटू A, और आगे एक माइनस साइन है ना। नेट फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है, आप देखेंगे कि ये फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है और ये फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स में क्या करेंगे हम लोग, इसमें से ये लेफ्ट वाला फोर्स को माइनस कर देंगे, तो बचेगा डेल्टा P इंटू A, और चूंकि लेफ्ट वाला डायरेक्शन में लग रहा है निगेटिव x डायरेक्शन में, ये अपना x डायरेक्शन है, तो निगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर निगेटिव साइन रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। देन एक्सेलरेशन ऑफ द एलिमेंट is given by A is equal to force divided by mass of the element minus delta P into A, वो तो फोर्स हो गया। और नीचे जो मास है इस एलिमेंट का देखेंगे
कि इस एलिमेंट का अगर मास निकालना हो तो इसके वॉल्यूम में इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मान लेते हैं कि रो है, तो रो डेंसिटी से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका टोटल लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स इंटू एरिया ये हो जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो वही रखेंगे रो इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, है ना। ए इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम हो गया और रो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मास। इसमें से ए जो है ये कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनली कहा जा सकता है कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -1/रो इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स। और अगर ये चेंजेज बहुत ही छोटे होंगे तो इनको हम लोग लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल पी बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये प्रेशर वेव का इक्वेशन है, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1/रो इंटू डेल पी बाई डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -k इंटू पी नॉट। कॉस का जो वैल्यू है वो भी माइनस में आएगा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा -sin ओमेगा टी -kx, है ना। तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा -p नॉट इंटू के बाई रो साइन ओमेगा टी -kx। ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है इसको एक और तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अगर इसको डिफरेंशिएट करें 2 बार तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो s है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है या एलिमेंट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं डेल s बाई डेल टी। वेव ऑन स्ट्रीम हम लोग लिखते थे डेल y बाई डेल टी, यहाँ y की जगह पर जो है वो s है, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा s नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी -kx, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल 2s बाई डेल t2, तो यहाँ से आएगा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी -kx। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया ये हो गया -ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा टी -kx। तो आप देखेंगे कि अपने पास 2 इक्वेशन है एक्सेलरेशन के। एक तो इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन आया ये इक्वेशन 2। दोनों ही एक्सेलरेशन के इक्वेशन है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 we will get ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इज इक्वल टू पी नॉट के बाई रो। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इज इक्वल टू जो पी नॉट होता है उसको हम लोग लिखते हैं बी के एस नॉट, है ना, जो हमने थोड़ा देर पहले डिराइव किया था प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन। तो ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाई रो। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो आएगा
ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई रो, है ना। इसमें देखेंगे कि ये एस नॉट और एस नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर भी के 2 है तो के स्क्वायर हो जाएगा, उसको लेफ्ट साइड में लाने से ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई रो रह जाएगा राइट साइड में, है ना। तो ओमेगा बाई के जो है इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट बी बाई रो, ठीक। तो ओमेगा बाई के जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेव वेलोसिटी, है ना। जो हमने शुरू में वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था कि जो ओमेगा बाई के है मतलब टी का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पर इक्वेशन में देखेंगे तो टी का कोएफिशिएंट जो है ओमेगा है और एक्स का कोएफिशिएंट के है, तो ओमेगा बाई के से अपनी वेव वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीके से, ओमेगा बाई जो के होता है वो होता है 2 पाई एन बाई 2 पाई बाई लैम्डा, ये एन लैम्डा हो जाएगा जो कि ये भी वेव वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो ओमेगा बाई के है ये साउंड का स्पीड बताएगा। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, है ना। तो इस तरह से हमने साउंड जो होता है साउंड का स्पीड कैलकुलेट कर लिया, जहाँ पर जो बी है वो है बल्क मॉडुलस और रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो फाइनली अपने पास फॉर्मूला आया स्पीड ऑफ साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वेयर B is bulk modulus of the medium and rho is density of the medium। तो जैसा कि हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था कि किसी वेव का जो स्पीड है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, एक तो इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी। तो इस फॉर्मूले में देखेंगे कि जो बल्क मॉडुलस है वो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो डेंसिटी है ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब जो है हम देखते हैं कि सॉलिड में क्या होता है। इन सॉलिड्स V is equal to अंडर रूट यंग्स मॉडुलस बाई रो, है ना, वेयर Y is यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, है ना। तो इस सॉलिड के केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस नहीं यूज करते हैं, उसके केस में यंग्स मॉडुलस यूज किया जाता है ना। और रो जो है वही डेंसिटी है उस मीडियम की। तो अगर लिक्विड की बात करें, इन लिक्विड्स, लिक्विड और गैस के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइन किया जाता है, तो इसलिए उनमें बल्क मॉडुलस यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब आते हैं गैसेज में, इन गैसेज। तो गैस के केस में दो तरह के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जो कि न्यूटन ने डिराइव किया था, है ना, जिसको कहा जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने क्या किया, इसने ये एज्यूम कर लिया था कि जब साउंड वेव चलता है तो प्रेशर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
है ना। तो इसने प्रोसेस जो है उसको आइसोथर्मल माना, आइसोथर्मल कंडीशंस, उसने आइसोथर्मल कंडीशंस ले करके जो है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो nRT कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन है इसको कहा जाता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये प्रोसेस इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से ये आएगा P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि P dV जो होगा ये हो जाएगा माइनस V dP, यानी कि P इज इक्वल टू माइनस dP डिवाइडेड बाई dV बाई V हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये वैसा ही आ गया फॉर्मूला जैसा कि हमने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखा था। ये बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो बल्क मॉडुलस जो है प्रेशर के इक्वल होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना। तो कहा जा सकता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस ऑफ गैस is equal to pressure of the gas. So we can say that speed of sound in the gas, speed of sound in the gas will be equal to B by rho or under root P by rho, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, लिखते हैं। तो ये है कि जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो n जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है ना। तो हम लिखते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू R इंटू T, ठीक। तो P इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू RT बाई M, ठीक है। तो ये जो गैस का मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो R इंटू T, है ना। ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये हो गया रो RT बाई M, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया। तो अगर यहाँ से इस प्रेशर का वैल्यू अगर यहाँ पर रखा जाए तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा अंडर रूट रो RT बाई M डिवाइडेड बाई रो। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो लिखा जा सकता है RT बाई M, है ना। ये हो गया RT बाई M। तो इसमें जो RT बाई M है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो V है V इज इक्वल टू होता है RT बाई M। इसमें से जो R है उसका वैल्यू हम लोग रखते हैं 8.314 SI यूनिट में होता है ऐसा, ठीक। अच्छा, जो टेम्परेचर है इसको हम लोग रखते हैं केल्विन में, और जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको हमेशा जो है किलोग्राम में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट का ध्यान रखेंगे तो जो वैल्यू है वो सही आता है।
तो बाय दिस फॉर्मूला एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर V इज इक्वल टू जो है ये V का जो वैल्यू होता है एयर में, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, वो अगर हमें निकालना हो तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है 282 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये साउंड का जो स्पीड है एयर में, इतना स्पीड आता है 282 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आता है न्यूटन के फॉर्मूला से। अब ये जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो साउंड का एक्चुअल स्पीड होता है वो कहीं ना कहीं 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। तो इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ था। तो फिर बाद में जो है एक दूसरे साइंटिस्ट से लाप्लास, उन्होंने करेक्शन किया, है ना। उसके बाद आया लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास ने जो करेक्शन किया, उन्होंने ये माना कि जब साउंड वेव चलता है तो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर सब कुछ जो है वो चेंज होता है, लेकिन हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है ना। उन्होंने ये माना कि हीट कंटेंट चेंज नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसके भाषा में अगर कहें तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, हीट चेंज नहीं होता। तो इसका प्रोसेस इक्वेशन होता है, वो प्रोसेस इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वही इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, V पावर गामा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा गामा V पावर गामा -1 इंटू DV प्लस इस बार V पावर गामा को कांस्टेंट लेंगे तो जो प्रेशर का डिफरेंशिएशन होगा DP इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें से V पावर गामा -1 जो है ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा गामा P इंटू DV प्लस यहाँ बचेगा V DP इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि गामा P DV इज इक्वल टू माइनस VDP। तो यहाँ से गामा P जो आएगा वो देंगे माइनस DP डिवाइडेड बाई DV बाई V, और यही जो होता है ये होता है बल्क मॉडुलस B, ठीक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो गैस का बल्क मॉडुलस होता है वो गामा P के इक्वल होता है। कहा जा सकता है इन एडियाबैटिक प्रोसेस बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज इक्वल टू गामा इंटू प्रेशर ऑफ द गैस, ये होता है। सो स्पीड ऑफ साउंड V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाई रो हो जाएगा, है ना। कि बल्क मॉडुलस बाई रो होता है तो गामा P बाई रो हो जाएगा। अच्छा, गामा और P बाई रो को हम लोग फिर से लिख सकते हैं RT बाई M, ठीक। तो यहाँ पर जो गामा है, गामा इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ
द गैस होता है। ठीक है, गामा का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 + 2 डिवाइडेड बाई एफ, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल के पास कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी रखी जा सकती है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, फॉर डाई एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर का मतलब हुआ जैसे डाई एटॉमिक होता है एक रॉड जैसा शेप होगा, वैसा ही ट्राई एटॉमिक लीनियर भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 5 लिखेंगे ना। एंड फॉर ट्राई एटॉमिक ट्रायंगुलर, अगर ट्रायंगुलर शेप का होगा गैस तो या एंगुलर भी कहा जाता है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हो जाता है 6। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, और गामा कैलकुलेट करके इसमें आर, टी और एम का वैल्यू जैसा कि पीछे बताया गया कि टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे और मोलिकुलर वेट जो है उसको हम लोग किलोग्राम में रखेंगे, रख कर के स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो इसी में जो है अगर हम लोग एसटीपी पर कैलकुलेट करें, एट एसटीपी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है एसटीपी पर इस फॉर्मूले से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड को तो ये एग्जैक्टली आ जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। और इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा सही है ना। तो जब भी आगे हमें अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, है ना। जब तक न्यूटन फॉर्मूला के लिए कहा नहीं जाए क्वेश्चन में तब तक हमें इसी फॉर्मूले को हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें से जो पहला फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर चेंज करने पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होता है। तो इसमें पहला फैक्टर हम लोग लेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है जैसा कि हम लोग ऊपर फॉर्मूले में देख रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो केल्विन में रखेंगे तब उसके स्क्वायर रूट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो स्पीड जो है वो घटेगा। ठीक, जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर, है ना, प्रेशर P। तो यहाँ से भी फॉर्मूले में देखेंगे जो V होता है वो होता है गामा P बाई रो। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ प्रेशर चेंज करें तो कहा जा सकता है कि डेंसिटी हम कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट रो
V is directly proportional to स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, है ना। एक तो ये हो जाएगा, और टेम्परेचर वाला भी था, हमने इस तरह से लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। फिर ये कहा जा सकता है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर जो है वो उसको कांस्टेंट रखा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से जो होता है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, ये है आइडियल गैस इक्वेशन जो अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन है ये। तो इसमें से देखेंगे कि P बाई रो इज इक्वल टू आएगा आर टी बाई एम। तो अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो R और M तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं, तो ये पूरा टर्म ही जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहा जा सकता है सो स्पीड V इज इक्वल टू अंडर रूट P बाई रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब डेंसिटी कांस्टेंट रखा जाएगा, है ना, जब डेंसिटी कांस्टेंट रखा जाएगा तो जो वेलोसिटी है वो प्रेशर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा तो जो V है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं रहता। तो कहा जा सकता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर speed of sound is independent of प्रेशर चेंज, है ना। ऐसा होगा कि अगर प्रेशर को इसमें बढ़ाया जाएगा, प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो डेंसिटी भी इस तरह से बढ़ जाएगा कि रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और इसलिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हायर ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एट हायर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट इज हायर। मॉइस्चर कंटेंट इज हायर। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल से स्टिक कर जाता है। अगर डस्ट पार्टिकल से स्टिक कर जाएगा मॉइस्चर तो डस्ट पार्टिकल्स हेवी हो जाएंगे, और हेवी होने से क्या है कि सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, और जब सेटल हो जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले में देखें तो डेंसिटी डिक्रीज होने से स्पीड बढ़ना चाहिए, है ना। कहा जा सकता है मॉइस्चर कंटेंट इज हायर, सो डेंसिटी of medium decreases, so speed of sound increases। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड को जो है अफेक्ट करते हैं, और ये हमें ध्यान रखना है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। द एग्जाम्पल इज फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ ए गैस in which
speed of sound at 0 degrees Celsius is 1260 meter per second. The gamma of gas is 1.4. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया गया है वो होता है गामा आर टी बाई एम। तो हमें पता है कि इसमें टी जो है हम लोग केल्विन में रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0 + 273 केल्विन। ठीक है। अच्छा, आर का वैल्यू जो है वो हमें 25/3 या 8.314 रखना होता है अगर हमें एसआई यूनिट में रखना हो तो। ठीक। मोलिकुलर वेट जो है वो हम लोग केजी में रखते हैं, तो जो वी आता है वो आता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो v है वो दिया गया है 1260 मीटर पर सेकेंड, गामा का जो वैल्यू है वो है 1.4 इंटू आर का वैल्यू 25/3 और जो टेम्परेचर है इसको रखेंगे 273 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो यहाँ से मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने से यह आ रहा है 0.002 किलोग्राम। ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा करें कि इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा 2 ग्राम, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गैस कौन सा है। जो गैस होगा वो हाइड्रोजन गैस होना चाहिए जिसका कि मोलिकुलर वेट आएगा 2। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे स्पीड ऑफ साउंड से ही रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस at temperature T if the speed of sound in oxygen at this temperature is 450 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग हाइड्रोजन गैस में अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए गामा आर टी बाई एम। ठीक है। तो जिसमें से गामा का जो वैल्यू है वो चूँकि डायटोमिक है तो गामा का वैल्यू इसमें हम लोग 7/5 रख सकते हैं। आर टेम्परेचर सेम है और मोलिकुलर वेट जो है हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 2 ग्राम, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम में रख सकते हैं। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे गामा का जो वैल्यू है वो 7/5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, इसलिए दोनों के लिए गामा का वैल्यू सेम रहेगा। आर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बस मोलिकुलर वेट है वो डिफरेंट है। तो मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन के लिए आएगा 32 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस में जो स्पीड है और ऑक्सीजन में जो स्पीड है दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए, है ना,
तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा 4। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो ये जगह 4, और ऑक्सीजन में साउंड का जो स्पीड है वो क्वेश्चन में बताया गया 450। तो 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800 मीटर पर सेकेंड।